Hello, welcome to everyone in my class. Have a nice day. आज आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। मैं कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ चैनल पर, आप लोग उनको देखते हैं और कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। सभी नहीं, कुछ व्यूअर जो हैं, आप लोगों में से कुछ लोग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि शायद या तो वो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि जो आपके कमेंट होते हैं उनको पढ़ने के बाद मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ, उनको रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर कर देता हूँ रिप्लाई। लेकिन कुछ लोग जो हैं उस वीडियो हमारे रिप्लाई को पलट कर देखते नहीं हैं। उससे ये नहीं पता चलता कि वो हमने जो रिप्लाई किया है उसका उन पर क्या असर हुआ। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि कुछ समय निकाल के अगर आप कमेंट एक कसते हैं या कोई अपनी रिक्वायरमेंट को हमारे सामने रखते हैं तो हम उसके बारे में जो कर सकते हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वो प्रतिक्रिया में व्यक्त की जाती है, उसको भी देख लिया करें। समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस इसी बात को आज कहने के लिए मैंने जो है आज सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि प्रतिक्रिया देना भी एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी आपको कहता है, उसकी रिएक्शन अगर आती है तो उसका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। हमें पता तो चले कि मैंने जो जवाब दिया है उस पर आपने क्या सोचा है। तो थैंक यू। आगे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं एक्सेली लोडेड कॉलम का, और इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के उसे सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक रूल्स के बारे में एक बात ज़रूर बता दें कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों में समान रूप से एप्लीकेबल है। दोनों के लिए यही बेसिक रूल्स हैं। तो पहले बेसिक रूल्स बताएंगे संक्षेप में और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिर देखते हैं वीडियो। कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स फॉर कॉलम। जब कॉलम का डिज़ाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से किया जाता था तब भी बेसिक रूल्स हमारे यही थे, और जब लिमिट स्टेट से डिज़ाइन किया जा रहा है तो भी जो बेसिक रूल्स हैं वो हमारे यही हैं। IS कोड के 26.5.3.2 क्लाज में इनका उल्लेख है। आप वहाँ से भी ये रिकमेंडेशन जो हैं, IS कोड की रिकमेंडेशंस हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम, जो कॉलम की लंबाई की दिशा में छड़ें डाली जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कहलाता है। इनको मेन बार्स भी कहते हैं। इनके लिए रूल है कि इनका जो परसेंटेज है वो 0.8 से 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन 6% स्टील जब भी हम प्रयोग करते हैं हम ये पाते हैं कि उस केस में कंक्रीटिंग करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण ये जो हायर लिमिट है इसको घटा करके 4% कर दिया गया है सुविधाजनक के लिए, जिससे कि कुटाई में कंक्रीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो ये लिमिट अब रिड्यूस की जा सकती है 0.8 से लेकर के 4% के बीच में। तो स्टील का मात्रा हमेशा इसी रेंज में अंदर रहनी चाहिए। इसके बाद स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है, इन दोनों केस में जो नंबर ऑफ बार्स मिनिमम प्रयोग किए जाते हैं वो 4 होने चाहिए। यानी प्रत्येक कोने में एक छड़, अर्थात रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम के लिए मिनिमम 4 छड़ें और सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम 6 छड़ें प्रयोग की जाती हैं। ये कोड की रिकमेंडेशन है।
तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी वही है, WSM में भी है, और ये LSM में भी यही रूल है। इसके बाद है डायमीटर ऑफ द मेन बार्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल बार्स का जो डायमीटर है वो 12 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 12 या 12 से अधिक की ही छड़ें प्रयोग की जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स एलोंग द पेरीफेरी, जो कॉलम की जो पेरीमीटर होती है, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक छड़ यहाँ पड़ी है, एक छड़ यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, तो पेरीफेरी के एलोंग यानी ये डिस्टेंस जो है ये 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में भी दूरी ये 300 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स एलोंग द पेरीफेरी ऑफ दी। ऐसा नहीं करेंगे कि इस छड़ के और इस छड़ के बीच की ऐसे हम दूरी नाप लें, यहाँ से नहीं नापेंगे, इसके अनुदिश नापेंगे दूरी। तो 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक ये रूल है। इसके बाद है इन पेडेस्टल, कॉलम के अलावा एक पेडेस्टल भी होते हैं। पेडेस्टल वो हैं जिसकी प्रभावी लंबाई और लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी L इफेक्टिव अपॉन D का वैल्यू जो है 3 से कम होती है, यानी 3 से अधिक जिसका ना हो, यानी जिसकी रेशियो, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ जो है लेटरल डायमेंशन के 3 गुना से अधिक ना हो, यानी 3 गुने से कम हो, तो ऐसे कॉलम को ही हम पेडेस्टल कहते हैं। और जब पेडेस्टल का डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.15% ही लिया जाता है। तो ये कुछ रूल हैं, ये डिज़ाइन करते समय हमें इनका अनुपालन करना होता है। अब इसके बाद देखिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में एक तो लेटरल टाइज का प्रयोग किया जाता है और दूसरा स्पाइरल बार्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहले लेटरल टाइज के बारे में देख लें। लेटरल टाइज जो होती हैं, इनका डायमीटर, बार का डायमीटर ये कितना लिया जाता है, ये shall not be less than ग्रेटर ऑफ 1/4 डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड 6 mm। यानी यहाँ पर ये लिमिट लगाई गई है कि इसका जो डायमीटर है वो लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी लॉन्गिट्यूडनल बार्स अगर डिफरेंट डायमीटर की यूज की गई हैं तो उसमें जो अधिकतम डायमीटर वाली छड़ है उस डायमीटर का 1/4 गुना पहले हम कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा यहाँ लिखेंगे 6 mm। इन दोनों में से जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। कोड की देखिए भाषा में फ़र्क है। आइस कोड में लिखा है कि इसका मान इससे कम 1/4 डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार से कम नहीं होना चाहिए, बट इन नो केस इट शुड बी लेस देन 6 mm। यहाँ हम थोड़ा रिमाइंड कराना चाहेंगे फिर से कि आइस कोड जब हम ये 456 खोलेंगे और उसमें हम इस क्लाज को जब देखेंगे तो इस क्लाज में इस जगह पर 16 mm लिखा हुआ है, 6 mm के स्थान पर 16 mm लिखा है। इसका करेक्शन अमेंडमेंट के अंतर्गत किया जा चुका है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अमेंडमेंट टू IS 456/2000 के अंतर्गत हमारा एक वीडियो है, उसमें हमने विस्तार से बताया है कि इस कोड में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं मुख्य उनका उल्लेख हमने वहाँ किया है। तो ऐसे अमेंडमेंट के लिए आप हमारा कोड का ये वीडियो जो है जिसमें अमेंडमेंट टू IS 456 है उसको आप फिर से देख सकते हैं। तो कोड में यद्यप 16 लिखा है लेकिन ये 16 के स्थान पर 6 हो चुका है। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो उससे जो है कम नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा डायमीटर जो भी हो वही हम चुन लेते हैं। तो इस तरह से ये तो डायमीटर ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। और पिच इसकी ज्ञात करेंगे, यानी स्पेसिंग कहेंगे, यानी 2 टाई कितनी दूरी पर डाली जाएंगी सेंटर टू सेंटर। शैल नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ, ये इन 3 संख्याओं में से जो सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। शैल नॉट बी मोर देन। तो देखिए वो 3 संख्याएं कौन सी हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, यानी स्तंभ की जो 2 डायमेंशन हो, चौड़ाई और गहराई, उनमें जो कम हो ये वो यहाँ लिखी जाएगी पहले पर। दूसरे में 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसका सबसे छोटा व्यास प्रयोग किया जाएगा,
ये हम फिर बता दें कि अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स डिफरेंट डायमीटर की प्रयोग की गई हैं, यानी कुछ छड़ें ज़्यादा व्यास की रखी गई हैं, कुछ छड़ें कम व्यास की रखी गई हैं, तो यहाँ पर जो डायमीटर प्रयोग किया जाएगा वो कम व्यास वाला प्रयोग किया जाएगा। जो उन दोनों में से कम व्यास की छड़ होगी उसका व्यास का 16 गुना यहाँ कैलकुलेट की करेंगे, और तीसरे में तो 300 मिलीमीटर है। तो इस तरह से ये तीनों संख्याएं हम कैलकुलेट करेंगे। तीनों संख्याओं में जो सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये पिच हम निर्धारित कर देते हैं इस आधार पर। तो ये तो लेटरल टाइज के का डायमीटर और पिच हो गया। इसके बाद हेलिकल रिइंफोर्समेंट के बारे में, इसका जो डायमीटर है वो ठीक टाई की तरह से ही ज्ञात किया जाता है, दोनों के रूल एक ही हैं। तो उसी तरह से लिखा हुआ है शैल नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, और दूसरा है 6 mm। इन दोनों में से जो अधिक है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जो रूल हमारा टाई के लिए है वही रूल हेलिकल रिइंफोर्समेंट के डायमीटर को डिसाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका पिच ज्ञात करने के लिए, इसमें जो पिच ज्ञात की जाती है इसकी दोनों लिमिट ज्ञात की जाती है। एक तो मैक्सिमम लिमिट भी ज्ञात की जाती है पिच की, और पिच की मिनिमम लिमिट भी ज्ञात की जाती है। तो पिच की मैक्सिमम लिमिट ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला कोड में दिया हुआ है वो है शैल नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ, मतलब इन दो संख्याएं नीचे कोड में दी गई हैं। पहली है 75 mm और दूसरा है 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ कोर, यानी ये कोर डाया का 1/6 भाग अथवा 75 मिलीमीटर। इन दोनों में जो कम हो, इन दोनों में जो लीस्ट हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट की सीमा है। और इसी की जो मिनिमम लिमिट की सीमा है उसको ज्ञात करने के लिए रूल दिया हुआ है शैल नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ, किसका, पहला दिया है 25 mm और दूसरा दिया है 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ हेलिक्स, यानी जो हमारा हेलिक्स है, जो स्पाइरल बार्स हैं उनके जो व्यास है उसके डायमीटर का 3 गुना ज्ञात कर लें, और 25 मिलीमीटर। इन दोनों में से जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मिनिमम लिमिट हो गई। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है, इन्हीं दोनों के बीच में हम पिच को डिसाइड कर लेते हैं। तो पिच डिसाइड करने के लिए ये रूल हो गया। बेसिक रूल के बाद हम एक एग्जाम्पल डिजाइन का ले रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, डिजाइन ए कॉलम ऑफ साइज 400 by 500 mm subjected to a factored load of 3000 kilonewton if it is effectively held in position but not restrained against rotation at both end its unsupported length is 3 meter. use M20 concrete एंड FE 415 स्टील। तो यह है एक डिज़ाइन का क्वेश्चन कॉलम का। इसमें कॉलम का साइज जो है ये दिया हुआ है। तो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास केवल लॉन्गिट्यूडनल स्टील और लेटरल स्टील बचती है। कॉलम का साइज हमको डिज़ाइन नहीं करना है क्योंकि ये दिया हुआ डाटा है। तो डिज़ाइन के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी तो कॉलम का साइज भी हमें डिज़ाइन करना होता है, और कुछ केस में कॉलम का साइज दिया रहता है, हमको केवल स्टील की मात्रा डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं डिज़ाइन एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम इस केस को देखते हैं जिसमें कॉलम का साइज दिया हुआ है, स्टील की मात्रा हमको डिज़ाइन करनी है, कितनी स्टील डाली जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्टील और कितनी स्टील डाली जाएगी लेटरल स्टील। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम पहले तो क्वेश्चन में दिए हुए डाटा जो हैं उनको लिख लेते हैं। कॉलम की जो एक साइड है वो 400 mm है, दूसरी साइड इसकी 500 mm है। जो बड़ी साइड है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो छोटी साइड है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनसपोर्टेड लेंथ 3 मीटर की है। PU जो है ये है फैक्टर्ड लोड, ये 3000 किलो न्यूटन का दिया हुआ है। FCK चूँकि ग्रेड M20 का दिया है इसलिए 20 किलो न्यूटन है, 20 न्यूटन पर mm² है। और FE की वैल्यू जो है FY की वैल्यू 400, ये FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm² है। इस कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो जो दी गई कंडीशन है
के कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, यानी दोनों सिरों पर ये पोजीशन में मजबूती से जकड़ा हुआ है, और बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, लेकिन रोटेशन में किसी भी सिरे पर जकड़न नहीं है, ये रिस्टेंड नहीं है। इसका मतलब इसके दोनों सिरे जो है कब्जेदार सिरे हो गए, यानी ये हिंज्ड एंड है। तो हिंज्ड सिरे के लिए इफेक्टिव लेंथ हमारी टोटल लेंथ के बराबर होती है। इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 1.0 एल, ये इफेक्टिव लेंथ हमारे हिंज के केस में इसका फार्मूला है। तो यहाँ से हम इफेक्टिव लेंथ की जब गणना करते हैं तो ये चूँकि 1 इंटू एल है तो वही लेंथ बनी रहेगी इसकी भी। तो इफेक्टिव लेंथ भी हमारी 3000 मिलीमीटर प्राप्त हो गई। इसके बाद हम इस कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। तो इसमें एल इफेक्टिव हमने ये ऊपर निकाल लिया है 3000 मिलीमीटर, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन कॉलम के जो हमारा दिया हुआ साइज थे वो एक भुजा हमारी 400 की दी थी और दूसरी भुजा 500 की दी थी। ये बी बराबर 400 है और ये डी बराबर 500 है। तो इसमें ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन इन दोनों में जो कम हो पहले उसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमने ले ली 400, 500 और 400 में जो कम है वो 400 हुई। इसका अनुपात निकाला, ये रेशियो हमारा आया 7.5 का। इसको हमने देखा कि ये 12 से कम है कि नहीं है, तो ये 7.5 12 से कम है, इसलिए ये कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है। तो सबसे पहला काम यही होता है, सिलेंडर रेशियो ज्ञात करके हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि जो क्वेश्चन में कॉलम दिया हुआ है क्या वो शॉर्ट कॉलम है। तो यहाँ इसी के द्वारा चेक किया जाता है कि हम सिलेंडर रेशियो की वैल्यू निकालते हैं और वो उसकी वैल्यू अगर 12 से कम है तो ये शॉर्ट कॉलम होता है। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप होता है, हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी की गणना करते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी ज्ञात करते हैं। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी ज्ञात करने के लिए हम इस कॉलम का ये हमने फिगर बनाया हुआ है, ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, मेजर एक्सिस है, ये इसकी माइनर एक्सिस है। तो इसमें जो है जब हम इसेंट्रिसिटी ज्ञात करेंगे तो हम दोनों डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी ज्ञात करेंगे। पहले एक्स अक्ष की डायरेक्शन में भी ज्ञात करेंगे और वाई अक्ष की डायरेक्शन में ज्ञात करेंगे। तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जब हम इसेंट्रिसिटी ज्ञात करेंगे तो इसकी लेटरल डायमेंशन हमारी ये डी कहलाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष में जब इसेंट्रिसिटी होगी तो इसकी लेटरल डायमेंशन डी है। तो फार्मूले में लिखा जाएगा ई मिनिमम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ एल अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30। और इसमें जब हमने इसको सॉल्व किया कि अनसपोर्टेड लेंथ हमने 3000 मिलीमीटर है, 500 से भाग लगाया, ये डी की वैल्यू रख दी, यहाँ पर डी 500 है, इसको सॉल्व किया, ये 22.66 आ गया। ये वैल्यू हमारी 20 mm से ज़्यादा है, इसलिए ई मिनिमम का मान यही रखा जाएगा जो कि इस फार्मूले से ज्ञात हुआ है। क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 20 है, 20 से कम नहीं हो सकती, केवल इतना ही प्रतिबंध है। क्योंकि ये 20 से कम नहीं है तो जो जितना है उतना ही ई मिनिमम की वैल्यू ली जाएगी, इसलिए ई मिनिमम का मान 22.66 ही होगा एक्स डायरेक्शन में। अब हम जब ये ई मिनिमम की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 0.05 डी से कम है या अधिक है। तो पहले हम इसी की सॉल्व कर लेते हैं कि 0.05 डी कितना हुआ। 0.05 इंटू 500, इसको सॉल्व किया तो ये 25 mm आ गया। तो ये ई मिनिमम जो है हमारा 22.66, इसका मतलब क्या हुआ कि ई मिनिमम यानी 22.66 ये 0.5 डी अर्थात 25 mm से कम है। तो ई मिनिमम इससे कम होना चाहिए, तभी हम कॉलम की सामर्थ्य निकालने के लिए जो कोड में दिया हुआ पहला फार्मूला है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो टाइज के लिए फार्मूला दिया हो, क्योंकि उसकी कंडीशन यही है कि ई मिनिमम का मान 0.05 डी से कम होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सियली लोडेड कॉलम कंसीडर कर सकते हैं। इसी के बाद यही हम चेक वाई एक्सिस में करते हैं, वाई डायरेक्शन में।
तो वाई डायरेक्शन में जब हम गणना करते हैं तो ई मिनिमम बराबर इसमें निकाला जाएगा L/500, ये तो पहला पद वही रहता है। और ये दूसरे पद में यहाँ जो है, ये चूँकि वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन की लेटरल डायमेंशन क्या है, बी है, स्मॉल बी। तो इस केस में यहाँ स्मॉल बी लिया जाएगा कैपिटल डी के स्थान पर। तो स्मॉल बी की वैल्यू 400 है बटे 30। इसको सॉल्व किया तो ये 19.33 आ गया, जो कि 20 mm से कम है। क्योंकि ये भी कहा गया था कि ई मिनिमम का मान 20 mm से कम नहीं लिया जा सकता, इसलिए ई मिनिमम का मान यहाँ पर 20 mm ही माना जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ई मिनिमम इज इक्वल टू 20 mm हियर। अब इसके बाद 0.05 डी, बी की यहाँ पर डी शब्द प्रयोग नहीं होगा, बी ही होगा। 0.05 बी, तो ये 0.05 इंटू बी, स्मॉल बी की वैल्यू 400 है। इसको सॉल्व किया तो ये 20 mm आ गया। फिर हमने कंपेयर किया कि ई मिनिमम हमारा कितना है, 20 mm है, और 0.05 बी कितना है, ये भी 20 mm है। तो ये इसके बराबर हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि ई मिनिमम का मान या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। इन दोनों केस में जो है इसको हम शॉर्ट कॉलम या इसमें एक्चुअली लोडेड कॉलम कंसीडर करते हैं। तो ये ही मैक्सिमम इसकी लिमिट है, ई मिनिमम का मान कितना अधिक से अधिक हो सकता है। तो ये बराबर अथवा कम होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर है, पहले वाले एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कम है, तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें लागू होती है। जब ये दोनों में हमारा एप्लीकेबल हो गया, दोनों के केस में या तो कम है या बराबर है, तभी हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। और वो फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम। इसके लिए कोड में जो फार्मूला दिया गया है वो ये है, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। इस फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। PU ये हमारा लोड 3000 किलो न्यूटन दिया हुआ था, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 0.4 इंटू FCK, क्योंकि M20 कंक्रीट है तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। AC ये है कंक्रीट का एरिया। अब कंक्रीट का एरिया कैसे निकाला जाता है, कॉलम का ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा दो तो ये कंक्रीट का एरिया बच जाता है। तो पहले हम AC को AG माइनस ASC के पदों में लिख लेंगे। AG यानी ग्रॉस एरिया माइनस कंक्रीट ये स्टील का एरिया ASC। तो AC के स्थान पर पहले ये लिख लिया, प्लस 0.67 इंटू FY की वैल्यू 415 रख ली, और ये ASC की वैल्यू रख ली। अब इस फार्मूले में आगे फिर हम AG की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये पद हमने ज्यों का त्यों उतार लिया, ये भी सब लिख लिया वही, ये भी वही लिख लिया। और यहाँ पर ये AG की वैल्यू 400 गुणे 500, यानी AG क्या है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, कॉलम का ग्रॉस एरिया है। ग्रॉस एरिया का मतलब ये अगर रेक्टेंगुलर है तो फिर इसका 400 गुणे 500 ये हो जाएगा। सर्कुलर होता तो πd²/4 से निकाला जाता। तो इस तरह से ये ग्रॉस एरिया हमने निकाल दिया 400 गुणे 500। तो इसमें हम पहले इसका गुणा करेंगे तो ये पद आ गया। फिर इसके बाद हम बाकी ASC का गुणा इसमें करेंगे, इधर ASC का गुणा इसमें करेंगे, दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, ASC कॉमन करके लिख लेंगे। तो ये हमारा व्यंजक यहाँ पर प्राप्त हो गया, ASC मल्टीप्लाइड बाई ये सिंपल सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इस समीकरण में AG हमको पता है, केवल ASC अननोन है, तो ASC को ही हम एक साइड में लिख लेते हैं। और इस तरह से ASC की एक ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने से ये ASC की वैल्यू 4894 mm² ये हमको ज्ञात हो गई। तो ये ASC हमने ज्ञात कर लिया कि कितना कम ये जो है स्टील डाला जाएगा एज ए लॉन्गिट्यूडनल बार्स। अब इसके बाद इसका हमने परसेंटेज भी ज्ञात किया कि ये कितने % है। तो इसका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इसका एरिया का, स्टील का एरिया लिखा बटे ग्रॉस एरिया लिखा कॉलम का इंटू 100। तो AG बटे BD इंटू 100, ASC ये हो गया और BD ये हमारा 400 गुणे 500 हो गया इंटू 100। सॉल्व किया तो ये 2.447% आ गया। तो हमने जो स्टील डिज़ाइन किया है उसका परसेंटेज आया 2.447। बेसिक रूल्स जब हमने बताए थे तो उसमें एक पॉइंट था कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील की मात्रा 0.8% से 4% के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 2.447 है।
तो जो कि 0.8 और 4% के बीच की संख्या है, इसलिए हमारा डिजाइन किया हुआ स्टील उचित है, यानी विद इन लिमिट है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से हमारा सेक्शन ओके है। तो आप लिख सकते हैं ओके। अच्छा, परसेंटेज का पहले हम जांच करके दिखा देंगे कि हमारा स्टील ओके है कि नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास एरिया है स्टील का, उसको हम नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए, हमारा कॉलम किस तरह का है, रेक्टेंगुलर साइज का है। एक कॉर्नर में यहाँ छड़ आएगी, एक यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, 4 छड़ें तो हमारी मिनिमम है। नंबर ऑफ बार्स 4, ये तो हम मिनिमम छड़ें प्रयोग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एरिया क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 2% से ऊपर का एरिया एक्सेस एरिया कहलाता है। इसके लिए जब हम 4 छड़ें अगर केवल डालेंगे तो छड़ का व्यास बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए हम 4 छड़ें न डाल करके 4 छड़ों के स्थान पर इसमें 8 छड़ें प्रोवाइड करेंगे। इसका साइज भी ज़रा देख लें। इसकी ये साइड हमारी 400 mm की है। एक छड़ अगर यहाँ पड़ेगी, एक छड़ यहाँ पड़ेगी, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी 300 मिलीमीटर से अधिक हो जाएगी। और 300 मिलीमीटर से जब अधिक हो जाएगी, जो कि परमिटेड नहीं है कोड के अनुसार, बेसिक रूल में ये बात हमने बताई थी कि छड़ों के बीच केंद्र से केंद्र दूरी 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके बीच में भी एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसीलिए हम बीच में अगर हम छड़ प्रोवाइड कर देते हैं, तब किसी भी केस में इन छड़ों के बीच का अंतराल 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होने पाएगा। इसीलिए हम नंबर ऑफ बार्स 8 रखते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स जब हमने डिसाइड कर दिया, तब यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से लिखेंगे, यूजिंग 8 नंबर बार्स। अगर हम 8 नंबर बार्स यूज करते हैं तो पहले एरिया ऑफ 1 बार निकाल दो। जो टोटल एरिया है उसमें 8 से भाग लगा दो, ये एक छड़ का एरिया ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बार्स का जो एरिया चार्ट होता है, उससे आप देखिए डिफरेंट डाया के जो एरिया जिस उसमें दिए गए हों, वहाँ से आप कंपेयर करें कि ये एरिया किस छड़ का है। तो हमने जब उसको देखा चार्ट को, तो ये पाया कि 28 mm की जो छड़ होती है उसका एरिया 616 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ एक छड़ का एरिया 611 चाहिए। तो हम इससे कम तो नहीं डाल सकते, इससे अधिक एरिया की छड़ का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए 616 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया की छड़, अर्थात 28 मिलीमीटर व्यास की छड़ हम चुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये चुन लिया कि 8 छड़ें 28 मिलीमीटर व्यास की डाली जाएंगी। तो 8 छड़ों का जो हम टोटल एरिया यहाँ पर ज्ञात करेंगे, कितना एक्चुअल में एरिया प्रोवाइड किया गया। तो SC बराबर 8 × 616, यानी एक छड़ का एरिया मल्टीप्लाइड बाई 8। और जब ये हम गुणा करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4928 mm²। इस तरह से ये प्रोवाइडेड स्टील की मात्रा जो है, इसका एरिया हमको ज्ञात हो गया। हमने कितना स्टील प्रोवाइड किया है अपने कॉलम में, वो भी ज्ञात कर लिया। और जब हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स ज्ञात कर ली कि 8 छड़ें 28 मिलीमीटर व्यास की डाली जाएंगी, उसके बाद हम लेटरल रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमने फार्मूला प्रयोग किया है स्ट्रेंथ का, वो टाइस के लिए प्रयोग किया है कि उसमें टाई का प्रयोग किया जाएगा। तो लेटरल टाई का हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। तो लेटरल टाई का जो डायमीटर है, ये अभी हम पीछे बता चुके हैं। इसके लिए जो रूल है उसी के अनुसार इसका सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इट्स डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ 1/4 डाई ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। जो सबसे बड़ी छड़ हो या सबसे ज़्यादा व्यास की छड़ हो लॉन्गिट्यूडनल, उसके व्यास का 1/4 यहाँ निकाल लीजिए। और तो यहाँ पर हमने निकाला 28 मिलीमीटर इसका व्यास है, 28/4 किया तो ये 7 mm आ गया। और सेकेंड स्टेप में है 6 mm। इन दोनों में से जो अधिक हो, तो इन दोनों में अधिक कौन सा निकला, ये 7 mm। तो 7 mm से कम नहीं होना चाहिए। रूल क्या है, 7 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो हम टाई का जो डाया सेलेक्ट करेंगे, चूँकि 7 mm डाया की छड़ मार्केट में उपलब्ध नहीं होती, तो इसके हायर
रेंज में इसके हायर साइड में यानी 8 mm की छड़ का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि 8 mm की छड़ हम टाई के रूप में प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इसका पिच हम ज्ञात करेंगे। पिच यानी सेंटर टू सेंटर ये कितनी दूरी पर डाले जाएंगे। शुड नॉट बी मोर देन, इसके लिए रूल है कोड का कि ये पिच का मान जो है शुड नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ, ये जो नीचे 3 संख्याएं दी हैं, 3 स्टेप दिए हैं, यहाँ से हम पहले इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों में जो सबसे कम हो, जो लीस्ट हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ, क्या क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लेटरल डायमेंशन 2 हैं तुम्हारी, 400 mm और 500 mm। इसमें लीस्ट कौन सी हो गई, 400 mm। तो एक तो ये हो गई 400 mm और दूसरा है 16 टाइम्स डाया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार डाली गई हैं उनमें से जो सबसे पतली छड़ हो उसका व्यास, यहाँ तो चूँकि हमने एक ही व्यास की छड़ डाली है इसलिए स्मॉलेस्ट डाया भी हमारा 28 mm ही रहेगा। तो 28 mm का 16 गुना करेंगे तो ये 448 mm ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई और तीसरी संख्या 300 मिलीमीटर दी हुई है। तो ये तीनों संख्याएं जब हमने ज्ञात कर ली, फिर हमने कंपेयर किया कि इनमें तीनों में से कम कौन सा है। कम है हमारा 300। तो हमारा रूल हो गया कि स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ, स्पेसिंग जो है इन तीनों में जो सबसे कम है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात स्पेसिंग 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम 300 मिलीमीटर की स्पेसिंग ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स टाई एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये तो हम टाई डालेंगे। अब यहाँ पर कॉलम का ज़रा क्रॉस सेक्शन चेक करें। कॉलम हमारा इस तरह का है, हमने 4 छड़ें तो ये कॉर्नर में डाल दी हैं और 4 छड़ें जो हैं एक यहाँ पर बीच में ऐड कर दी, एक इस साइड में ऐड कर दी, एक इस साइड में, एक इस साइड में। एक टाई तो हम जो है सीधी ऐसे डालेंगे जो इन 8 छड़ों को बांधते हुए आती है। देखिए इस छड़ पर एक ये 90 डिग्री का बेंड लगा हुआ है, इस छड़ पर यहाँ एक 90 डिग्री का बेंड बन जाता है, यहाँ बन जाता है। लेकिन अगर ये छड़ हम कंसीडर करें तो ये अगर अंदर वाली छड़ नहीं डाली गई है, केवल एक ही टाई प्रयोग की गई है, तो ये छड़ इसके किनारे से सीधे निकल जाएगी। इसको हम ऐसे मान लें, अगर हमने ऐसे किया होता, ये 4 छड़ें यहाँ पर मेन पड़ी हुई हैं और हमने केवल एक टाई जो है यूँ बना करके इसमें एक छल्ला डाल दिया, ये एक टाई हो गई। तो ऐसा करने पर जो छड़ यहाँ पर है, इस छड़ से ये छड़ केवल कांटेक्ट करते हुए जा रही है, इसकी मजबूती जो है यहाँ पर उतनी नहीं होती। इसलिए इन छड़ों को भी बराबर मजबूती प्रदान करने के लिए, इसका बॉन्डेज बराबर करने के लिए डायगोनल डायरेक्शन में एक टाई और बना देते हैं। तो यही डायगोनल टाई जो है, और ये उसी लेवल पर डाली जाती है। यहाँ देखिए, इस बात को समझने के लिए कॉलम ऐसे यहाँ बना लें, ये कॉलम ऐसे बना लें और इसमें एक छड़ ये पड़ी हुई है, ये इधर वाली छड़ पड़ी हुई है, एक टाई हमारी ये पड़ी हुई है, दूसरा ये है 300 मिलीमीटर के अंतराल पर, फिर ये है। तो यहाँ पर ये एक एक टाई डाली जाती है, लेकिन इसमें जो है ये डबल टाई का सेट पड़ेगा। इसी स्थान पर 2 टाई डाली जाएंगी। यहाँ पर एक पेयर, एक इस तरह की टाई पड़ेगी और एक इस तरह की टाई पड़ेगी। तो ये दोनों तरह की टाई एक ही स्थान पर डाल करके हम इसमें डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ टाइज की संख्या इसमें बढ़ जाती है। तो ये इस रूल को आप ध्यान रखें। यहाँ पर छड़ों के बीच का अंतराल 300 मिलीमीटर से अधिक किसी भी दिशा में न होने पाए, और अगर ऐसा हो तो नंबर ऑफ बार्स हम बढ़ा लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स अगर हमको बढ़ाने हैं, अच्छा हम एक एग्जाम्पल और हम दूसरा दे रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है केवल 4 निकल के आया और उसका साइज यही है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है 400 बाई 500 का, 400 बाई 500 का, और 4 छड़ें उसमें निकल के आ गई, हम ऐसे डाल देंगे तो इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी 300 मिलीमीटर से अधिक हो जाएगी, जो कि नियम से गलत है।
तो ऐसा करने के लिए एक छड़ यहाँ और डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा बार डालेंगे। तो ये एक्स्ट्रा बार नहीं डाली जाती। इसमें फिर हम करते क्या हैं कि इस छड़ का व्यास घटा करके नंबर ऑफ बार्स बढ़ा लेते हैं। हम डाया को रिड्यूस करके रिड्यूस द डाया ऑफ द बार एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स। तो इनका व्यास घटा करके छड़ों की संख्या बढ़ाकर एरिया हम उतना ही रखते हैं जितना कि फार्मूले से निकल करके आया है। और जब ये छड़ों की संख्या 8 हो जाती है तब हम यही 8 छड़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, अगर ये स्पेसिंग हमारी 300 मिलीमीटर से अधिक हो। तो कॉलम के डिज़ाइन में रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम में एक ही प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर विस्तार से समझा दिया है। और अगले वीडियो में हम सर्कुलर कॉलम जिसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट डाला गया हो। हाँ, एक और बता दें यहीं पर, सर्कुलर कॉलम में अगर टाई डाले गए हैं, अलग अलग टाई डाले गए हैं, तो उसके डिज़ाइन का प्रोसीजर यही होगा जो कि इसमें फार्मूला प्रयोग किया गया है, वही फार्मूला उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर सर्कुलर कॉलम में टाई के स्थान पर हेलिकल रेनफोर्समेंट डाला गया है तो सर्पिल प्रबलन दिया गया है, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट जो है स्पाइरल रूप से उसको लपेटा गया है। इस तरह से हम मान सकते हैं, ये ऐसे है। तो ये जो है स्पाइरल टाई अगर दी गई है तो इसके डिज़ाइन का प्रोसीजर हम अगले वीडियो में आपको जल्दी ही तैयार करके अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।